वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग रॉयल्टी में डे 3 में है, मतलब इससे पहले भी 2 क्लासेज हो चुकी है जिसका रिकॉर्डिंग आपको मिल भी गया होगा। तो आज हम लोग एनालिटिकल टेबल को ही समझेंगे। अभी पिछले क्लास में भी एनालिटिकल टेबल समझाया गया था, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको अच्छे ढंग से फिर से समझते हैं। इसके लिए हम लोग डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक से पेज नंबर 406, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 3, हाँ इंग्लिश वाला है, तो देख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में जो क्वेश्चन है इसी से हम आपको बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कह क्या रहा है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे ए माइन इज टेकन ऑन लीज एट ए मिनिमम रेंट ऑफ 10,000 पर एनम। तो इतना तो 2 दिन की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि ये मिनिमम रेंट क्या होता है। एक गारंटीड अमाउंट होता है जो लीजी के द्वारा लैंडलॉर्ड को गारंटी दी जाती है कि कम से कम आपको इतना दिया जाएगा, ठीक है। तो एक लीज पर जो है एक माइन लिया जाता है जिसका मिनिमम रेंट 10,000 रुपये सालाना है, और एक्चुअल रॉयल्टी 1 रुपीज़ पर टन है, with a right of recoup short working during the first 3 year of the lease। और कहा है रिक्यूपमेंट करवाने का जो राइट होगा वो लीज के पहले 3 साल तक होगा। मतलब जिस डेट से लीज स्टार्ट हुआ है वहाँ से 3 साल काउंट करेंगे, वहाँ तक आप एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अगर कोई शॉर्ट वर्किंग जो 3 साल में भी पूरा नहीं हो पाया उसका रिक्रूटमेंट, तो उसका क्या करेंगे, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देंगे। इसके बाद इसमें दिया क्या है, फर्स्ट 5 ईयर का ये आउटपुट दिया है कि ये प्रोडक्शन आउटपुट जो है पहले साल 2000 टन हुआ है, दूसरे साल 5,000 टन, तीसरे साल 15,000 टन, और चौथे साल में 18,000 टन, और 5वें साल में 20,000 टन का आउटपुट हुआ है। तो सबसे पहले एक एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं। और बना लिखे अब आउटपुट टन में है, एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट शॉर्ट वर्किंग सरप्लस रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग
शॉर्ट में लिख देते हैं रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, और जो रिक्यूप नहीं हो पाएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस, और रॉयल्टी पेड। ये कॉलम इधर उधर हो सकता है। सबसे पहले अच्छा, इसमें साल दिया नहीं है कि कौन सा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दिया है, तो हम भी वही लिख लेते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ और फिफ्थ ईयर। पहले साल आउटपुट हुआ है 2000 टन, दूसरे साल का आउटपुट है 5000 टन, 15,000 टन, 18,000 टन, 20,000 टन। अच्छा, एक्चुअल रॉयल्टी 1 रुपीज पर टन है, ₹1 पर टन, और मिनिमम रेंट 10,000 है। मिनिमम रेंट 10,000 सालाना है। और ये मिनिमम रेट हर साल सेम है। सबसे पहले एक्चुअल रॉयल्टी पता कर लेते कि एक्चुअल रॉयल्टी हुआ कितना। तो पहले साल 2000 टन का प्रोडक्शन हुआ है, 1 रुपये पर टन रॉयल्टी फिक्स किया गया है, तो 2000 रुपये एक्चुअल रॉयल्टी हो गया। दूसरे साल 5000, तीसरे साल 15,000, क्योंकि सबको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है तो उतना ही आएगा ना। 18,000, 20,000। अब यहाँ पे समझिएगा, एक्चुअल रॉयल्टी पहले साल 2000 हुआ, लेकिन गारंटी कितने की है? 10,000 की। मतलब अपने पॉकेट से कितना देना पड़ेगा? 8,000। तो अपने पॉकेट से 8,000 देना पड़ेगा। ये शॉर्ट वर्किंग है। दूसरे साल एक्चुअल रॉयल्टी लैंडलॉर्ड का 5,000 बनता है, लेकिन गारंटी अब कितने का लिए हुए? 10,000 का। अपने पॉकेट से कितना देंगे? 5,000। तो यहाँ पे 5,000 का शॉर्ट वर्किंग है। अब देखिए तीसरे साल में लैंडलॉर्ड सरप्लस में आ गया, क्योंकि गारंटी जो हम लिए थे उससे ज्यादा उसका एक्चुअल रॉयल्टी बन रहा है। तो इसका मतलब है लैंडलॉर्ड सरप्लस में है। और कितने से सरप्लस में है? 5,000 से। चौथे साल देख लीजिए, लैंडलॉर्ड सरप्लस में है क्योंकि मिनिमम रेट से ज्यादा है एक्चुअल रॉयल्टी। तो सरप्लस कितने से हो रहा है? 8,000 से सरप्लस है। क्या नहीं लिखा है? अच्छा, लिख लेते हैं, सरप्लस तो हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं। 20,000 एक्चुअल रॉयल्टी है और हमने गारंटी 10,000 का लिया है, तो सरप्लस कितने का? 10,000 का। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइट टू रिक्यूप है फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लीज। क्वेश्चन में ऊपर में ही लिखा है विथ ए राइट ऑफ रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज। लीज के पहले 3 साल तक रिक्यूपमेंट करवाने का राइट है। तो लीज का पहला 3 साल यही है ना, थर्ड ईयर, यहाँ तक आप एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, इसके बाद नहीं। इसके बाद सरप्लस में है फिर भी हम एडजस्टमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट करते समय लीजी
से ये बात हो गई थी कि 3 साल तक ही आप जो है एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो चलिए, पहले साल जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है 8000, इसका हम एडजस्टमेंट करवा लेते हैं। कहाँ से एडजस्टमेंट होता है? तो सरप्लस से। तो सरप्लस तीसरे साल में आया है और मैक्सिमम एडजस्टमेंट तो 5000 का ही करवा सकते हैं ना, क्योंकि 5000 ही सरप्लस में है। लेकिन हमको करवाना कितना था? 8000। तो 5000 का रिक्यूपमेंट करवा लिए, लेकिन ये जो 3000 बच गया इसका तो रिक्यूपमेंट हो ही नहीं पाया। ठीक है, इसके बाद ये जो 5000 है इसका भी रिक्यूपमेंट कहाँ हो पाया? 3 साल तो यही खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और इसका भी रिक्यूपमेंट नहीं हो पाया। एंडिंग तो यही तक था, 3 साल तक ही रिक्यूपमेंट करवाना था, इसके बाद नहीं। तो यहाँ 3 साल कंप्लीट हो जा रहा है और अभी भी हमारे पास रिक्यूपमेंट कराने के लिए 8000 रुपये और चाहिए, जो कि है नहीं अब। तो 8000 रुपये को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा। फिर से समझ लीजिए, पहले साल शॉर्ट वर्किंग 8000, दूसरे साल भी शॉर्ट वर्किंग 5000, मतलब 13000 का शॉर्ट वर्किंग है। रिक्यूपमेंट हम सरप्लस में से ही करवाएंगे, और सरप्लस जो है तीसरे साल हुआ है। एग्रीमेंट में पहले से लिखा हुआ है कि रिक्यूपमेंट जो है पहले 3 साल तक ही करवा सकते हैं। तो पहला 3 साल तक में सरप्लस मात्र 5000 है और रिक्यूपमेंट हमको 13000 का करवाना था, लेकिन हम कितना करवा पाए? 5000। तो कितना नहीं करवा पाए रिक्यूपमेंट? 8000। तो ये मेरा पॉकेट से गया, लॉस है हमारे लिए, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर। बात खत्म। अब इसके बाद भी सरप्लस में है, लेकिन चाह करके भी हम रिक्यूपमेंट नहीं करवा सकते। टर्म्स समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे रॉयल्टी पेड कर लेते हैं। रॉयल्टी पेड करने का नियम हम आपको बताए हैं। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट पे जो ज़्यादा हो, ध्यान दीजिए, रॉयल्टी जो हम पेड करेंगे उसके लिए क्या नियम है? एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट पे जो ज़्यादा हो, साथ में देखना है कोई एडजस्टमेंट अगर हुआ है तो उसको घटा लें। तो एक्चुअल रॉयल्टी 2000 है, मिनिमम रेट 10000, तो मिनिमम रेट ज़्यादा है, तो पेमेंट इसी का होना है। देख लेते कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, तो पेमेंट कितना करेंगे? 10000। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट पे जो ज़्यादा हो, तो ज़्यादा तो मिनिमम रेट है और कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया है, तो पेमेंट भी 10000। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट पे ज़्यादा एक्चुअल रॉयल्टी है, तो पेमेंट तो इसी का होना है, लेकिन एडजस्टमेंट किया गया है 5000 का। तो 15000 में से 5000 का एडजस्टमेंट हो गया है, तो हम पे कितना करेंगे? 10000। इसी तरह से एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट पे ज़्यादा अभी क्या है? एक्चुअल है, और यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो पेमेंट भी एक्चुअल का करेंगे 18000। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट पे ज़्यादा कौन है? एक्चुअल रॉयल्टी, और यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पेमेंट किसका? एक्चुअल का। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 भी समझ लेते हैं। अच्छा 4, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लीजिए। बिहार कंपनी लिमिटेड took a lease of a mica mine for a period of 10 years on 1st January 2011 on a royalty of ₹1 per ton subject to a minimum rent of 5000 per annum। अब देख लीजिए, बिहार कंपनी लिमिटेड जो है एक माइका का माइन 10 सालों के लिए लीज पर ली है, और ये कब से स्टार्ट है? 1 जनवरी 2011 से। एक्चुअल रॉयल्टी पर टन ₹1 है, मिनिमम रेंट 5000 पर एनम है,
और कहा गया है विथ ए पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग आउट ऑफ रॉयल्टीज ऑफ द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब इसमें थोड़ा सा अलग है, उसमें कहा था फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लीज, और इसमें क्या कहा है नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसके ठीक अगले 2 साल तक रिक्यूपमेंट हो सकता है। मतलब जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसके ठीक 2 साल आगे काउंट करेंगे, वहाँ तक एडजस्टमेंट आप करवा सकते हैं, इसके बाद एडजस्टमेंट नहीं होगा। चलिए इसको समझते हैं। 2011 में प्रोडक्शन नील है, 2011 से शुरू हुआ है, 2012, 13, 14 तक ही है। प्रोडक्शन पहले साल नील है। 2012 में कितना प्रोडक्शन हुआ है? कितना? 2000 टन, 5000 टन, 10,000 टन। एक्चुअल रॉयल्टी है 1 रुपया पर टन। अच्छा, पहले साल एक्चुअल रॉयल्टी कुछ होगा क्या? नहीं, बिल्कुल ही प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी भी नील। 2012 में एक्चुअल रॉयल्टी देखिए कितना हो जाएगा, 2000 गुने 1 रुपया तो 2000। 13 में 5000, 10,000। मिनिमम रेट 5000 है, गारंटीड अमाउंट 5000। 5000 सब में गारंटीड अमाउंट है, मिनिमम रेट। अब देखिए एक्चुअल रॉयल्टी पहले साल नील है, कुछ भी नहीं, लेकिन गारंटी तो लिया गया था कि 5000 दिया जाएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो गया कि नहीं? अपने पॉकेट से देना पड़ेगा पहले साल, तो 5000 का पहले साल शॉर्ट वर्किंग हो गया। दूसरे साल एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम है, लेकिन गारंटी तो हम यहाँ 5000 का लिए हुए हैं, तो यहाँ पे अपने पॉकेट से कितना देना पड़ रहा है? तो ये भी शॉर्ट वर्किंग हो गया। इस साल यानी कि 2013 में ना ही शॉर्ट वर्किंग है ना ही सरप्लस है, कुछ भी नहीं हुआ। 2014 में सरप्लस में है 5000। राइट टू रिक्यूप है नेक्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लीज। नेक्स्ट 2 ईयर्स मतलब जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उसके अगले 2 साल चलना है आपको, मतलब आप उसके अगले 2 साल एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट नहीं करवा सकते। तो पहला साल जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है इसका अगला 2 साल देखिए, पहला साल दूसरा साल कोई सरप्लस नहीं है, तो रिक्यूपमेंट भी नहीं हुआ, और ये कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर देखिए इस साल जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है इसका पहला साल दूसरा साल, यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है ना, 3000 का एडजस्टमेंट करा लिए। ठीक, फिर से समझिए, राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग है नेक्स्ट 2 ईयर्स मतलब अगले 2 साल। तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उसके अगले 2 साल तक काउंट करेंगे। जैसे यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुआ तो इसका अगला 2 साल कौन है? पहला साल दूसरा साल, कोई सरप्लस नहीं है, रिक्यूपमेंट भी नहीं होगा, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग हुआ है और इसका अगला 2 साल, पहला साल दूसरा साल, तो यहाँ पे तो है सरप्लस में, इसलिए यहाँ से रिक्यूपमेंट करवा लिए हैं 3000 का। बस अब रॉयल्टी पेड कर लेते हैं। रॉयल्टी पेड करने का नियम क्या है? एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट पे जो ज़्यादा हो, तो एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट पे ज़्यादा कौन है? मिनिमम रेट, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो पेमेंट 5000। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट पे ज़्यादा कौन है? मिनिमम रेट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पेमेंट 5000। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट दोनों बराबर है, और यहाँ पे
कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो पेमेंट भी 5000। यहाँ पे देखिए एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में ज़्यादा एक्चुअल रॉयल्टी है, लेकिन एडजस्टमेंट 3000 का हुआ है तो 7000 का पेमेंट हो जाएगा। तो अब बताइए किसी को समझने में कोई दिक्कत है? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? यस सर। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5, a quality company has taken lease of a coal field on a minimum rent of 7,500। एक क्वालिटी कंपनी जो है कोयले का एक खान जो है क्या की है, लीज पर ली है और इसका मिनिमम रेट 7,500 रुपया है और एक्चुअल रॉयल्टी 25 पैसा पर टन रेज्ड, मतलब जितना टन कोयला निकालेगा उतना 25 पैसा। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर कैन बी रिक्यूब आउट ऑफ द रॉयल्टीज ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर्स। शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूपमेंट कब होना है? तो किसी भी साल का शॉर्ट वर्किंग उसके अगले 3 साल तक रिक्यूपमेंट करवा सकते हैं, मतलब उसके अगले 3 साल तक आप एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर 5 है तो इसमें फर्स्ट ईयर और रॉयल्टी है पर टन। फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। फर्स्ट ईयर में आउटपुट कितना हुआ है? 0। आउटपुट नील है। सेकेंड ईयर में 6000। 24,000 टन। 50,000 टन। 40,000 टन। अब देखिए 25 पैसा पर टन रॉयल्टी दिया जाएगा। तो पहले साल तो एक्चुअल रॉयल्टी नील होगा क्योंकि प्रोडक्शन 0 है। दूसरे साल कितना हो जाएगा? 25 पैसा से 6000 में मल्टीप्लाई कीजिए, 1500। तीसरे साल में 6000, 12,500, 10,000। मिनिमम रेट कितना है? 7,500। अब देखिए पहले साल एक्चुअल रॉयल्टी नील है, लेकिन गारंटी तो लिया गया है कि 7500 कम से कम दिया जाएगा। तो शॉर्ट वर्किंग पहले साल कितना हो गया? 7500। दूसरे साल एक्चुअल रॉयल्टी 1500 है, मिनिमम रेट 7500। तो मिनिमम रेट ज़्यादा है, मतलब गारंटीड अमाउंट से एक्चुअल रॉयल्टी कम हो गया तो अपने पॉकेट से भरिए कितना? 6000 शॉर्ट वर्किंग। तीसरे साल भी अपने पॉकेट से ही देना पड़ेगा 1500। चौथे साल में सरप्लस में है कितना? 5000। 5000 से सरप्लस में है और पांचवें साल भी सरप्लस में है 2500 से। राइट टू रिक्यूब कहा है नेक्स्ट 3 ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसके अगले 3 साल तक रिक्यूपमेंट हो सकता है। चलिए रिक्यूपमेंट करवाते हैं। ये जो 7500 है इसका पहला 3 साल कहाँ कंप्लीट हो रहा है? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यहीं पे ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम रिक्यूपमेंट ये कितना करवा पाएगा? 5000। तो अभी भी कितना था जो नहीं करवा पाया रिक्यूपमेंट? 2500। तो 2500 को प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दीजिए।
ये जो 6000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है, इसका अगला 3 साल काउंट कीजिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यहाँ तक तो हो ही सकता है। तो 2500 मैक्सिमम हो सकता है। कितना नहीं हो पाया? 3500। जितना नहीं हो पाया प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दीजिए। अब ये देखिए, पहला साल, दूसरा साल, अभी 1 साल और है ना बचा हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए। अभी जब अगला साल आएगा, अगर सरप्लस होगा तो इक्विपमेंट करवाएंगे, नहीं होगा तब उस साल प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देंगे। अभी इतना ही पे इसको छोड़ दिया जाए। आप क्या करेंगे? रॉयल्टी पेड, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट में जो ज्यादा हो, मिनिमम रेट ज्यादा है तो पेमेंट भी मिनिमम रेट के बराबर होगा। दूसरे साल एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट में ज्यादा, फिर मिनिमम रेट है तो मिनिमम रेट के बराबर पेमेंट। इसमें भी मिनिमम रेट ज्यादा है, इसमें देखिए 12,500, यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम रेट कम है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है 5,000 का, तो 12,500 में से 5,000 घटा लीजिए तो 7,500। एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है 2500 का, तो पेमेंट 7,500। ठीक है। आप बताइए, इस एनालिटिकल टेबल में किसी को समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। तो इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं प्लीज। अच्छा, तीनों केस इस पे आ जाएगा ना, जर्नल, इन द बुक्स ऑफ, सॉरी, इन केस ऑफ माइनिंग रॉयल्टी। पढ़ा लिखे ना? In the books of लीजी, पहले जर्नल एंट्री लीजी के बुक में कर लेते हैं। और सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, 3 केस हो सकता है। यस सर। पहला केस हो सकता है कि आपका एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम होगा, तो जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम होगा तो शॉर्ट वर्किंग भी होगा। दूसरा केस हो सकता है एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट दोनों बराबर हो, तो ना ही सरप्लस होगा और ना ही शॉर्ट वर्किंग होगा। और तीसरा केस हो सकता है जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेट कम है। ठीक है, तो तीनों केस में क्या जर्नल एंट्री होगा उसको लिख लेते हैं अभी। केस 1, when actual royalty is less than minimum rate, जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम हो तो आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट वर्किंग होगा। सबसे पहला एंट्री जो इसमें होगा वो रॉयल्टी ड्यू होने का होगा, फॉर रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी अकाउंट दिया, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी कम है मिनिमम रेट से तो शॉर्ट वर्किंग भी होगा, इसलिए शॉर्ट वर्किंग। सर जर्नल इन द केस ऑफ माइनिंग रॉयल्टी, माइनिंग रॉयल्टी माइनिंग क्या होती मतलब खान से संबंधित अगर रॉयल्टी है तो उसमें 2 लैंड लॉर्ड
paying royalty and short working. ड्यू, यहाँ पे जो अमाउंट रखेंगे वो एक्चुअल रॉयल्टी वाला होगा और यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग वाला। दूसरा एंट्री होगा रॉयल्टी पेड करने का, यस सर। फॉर रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी हम पेड करेंगे तो जनरल एंट्री हो जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट, डीआर बीच में मत बोलिए, टू कैश या बैंक अकाउंट। रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड। और तीसरा एंट्री होगा इसमें केस 1 में एक्चुअल रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का, और एक्चुअल रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट, बेइंग एक्चुअल रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब केस 2, जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट दोनों बराबर हो, मतलब नहीं शॉर्ट वर्किंग होगा और नहीं सरप्लस होगा। व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेट इज इक्वल, इसमें भी 3 केस होगा, मतलब 3 जनरल एंट्री होगा। पहला एंट्री रॉयल्टी ड्यू होने का, फॉर रॉयल्टी ड्यू, तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, पेइंग रॉयल्टी ड्यू दूसरा रॉयल्टी पेड होने का, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक, पेइंग रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड। और तीसरा एंट्री होगा एक्चुअल रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर
टू रॉयल्टी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो केस 2 भी हो गया और केस 3 भी देख लेते हैं। केस 3 भी देख लीजिए। जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा हो मिनिमम रेंज से, व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंज। जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा तो क्या होगा, सरप्लस होगा, और ऐसे में रिक्यूपमेंट की भी व्यवस्था होगी इसमें। तो इसमें दो एंट्री और बढ़ जाएगा। देख लीजिए, पहला एंट्री होगा रॉयल्टी ड्यू होने का, रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड पेइंग रॉयल्टी ड्यू। दूसरा रिक्यूपमेंट करने का होगा, मतलब एडजस्टमेंट आप करवाइएगा तो लैंडलॉर्ड से ही ना एडजस्टमेंट करवाइएगा। तो शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट करवाने का एंट्री होगा। अच्छा, पहले हेडिंग नहीं लिखे। फॉर रॉयल्टी ड्यू रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड रॉयल्टी ड्यू। दूसरा रिक्यूपमेंट करवाने का, फॉर रिक्यूपमेंट, और साथ साथ पेमेंट करने का भी कर लेते हैं। रिक्यूपमेंट एंड पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, मतलब एडजस्टमेंट के साथ साथ पेमेंट भी कर लेंगे एक ही साथ। जैसे लैंडलॉर्ड अकाउंट DR, जितना से शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूपमेंट हुआ होगा उतना से टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और टू बैंक या कैश। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग एंड रॉयल्टी पे। तीसरा एंट्री हो जाएगा एक्चुअल रॉयल्टी को ट्रांसफर करने का, फॉर रॉयल्टी एंड अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक ही साथ मर्ज कर दिए दो एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू, जितना से शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप नहीं हुआ होगा और उस साल प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर किए होंगे एनालिटिकल टेबल में, वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे। और टू रॉयल्टी अकाउंट।
paying actual royalty and unrecouped start working transfer to profit and loss account. तो ये तीनों केस में जर्नल एंट्री हो गया, इसको पहले नोट कर लीजिए और घर से इसको थोड़ा सा एक बार देख करके और समझ करके आइएगा।